हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 20 अक्टूबर 2020 की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2019 के एग्जाम में, वो सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ताकि आपकी CGL 2021, CPO 2021 और CHSL 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न आपको सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। दोनों स्कोर मैच के हैं। और इससे पहले मैं आपको 14 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं CHSL 2019 के मैथ्स के क्वेश्चंस की। अभी आपको आई बटन पर उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, मतलब अभी आपको आई बटन पर उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इससे पहले मैं आपको CGL 19, CGL 20, CPO 19, CPO 20 के भी क्वेश्चंस करा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही CHSL 2019 के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 3 वीडियोस रह गई हैं इसके बाद बनानी, उसके बाद हम लोग CHSL 2020 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो भी नया स्टूडेंट एस्पिरेंट चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं वो आपसे कभी मिस ना हो। और बात कर लेते हैं, हमारी वेबसाइट है, टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। और जो भी हमें कमीशन की तरफ से इंफॉर्मेशन, वैकेंसी से रिलेटेड जो भी हमें सूचनाएं मिलती रहती हैं, रिजल्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर अपलोड कर देता हूँ। और यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो आपको अवेलेबल हो जाए। फ्री मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, और डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ मैथ्स के क्वेश्चंस की। और इसके अलावा मैं चैप्टर्स भी आपको यहाँ पे सॉल्व करा, मतलब चैप्टर्स भी यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ। चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। यहाँ पे अरिथमेटिक मैथ्स अभी चल रहा है, परसेंटेज नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अरिथमेटिक मैथ्स की ट्राई है पूरी की इसी मंथ खत्म हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट मंथ तक हम उसको खत्म कर देंगे, नेक्स्ट मंथ के मिड तक। और किसी को इंक्वायरी का ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप पे तो मैसेज करते ही हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन में बोला है ABC 3 पॉइंट है एक सर्कल पे, इफ AB इक्वल टू AC, मतलब AB और AC आपस में इक्वल है और उनकी लेंथ भी आपको दी है कितनी, 7√2। आपको बोला है एंगल BAC की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, और आपको बोला रेडियस बताएं। देखो आप लोग एक चीज पहली बात तो समझ पा रहे हैं क्या, कि मान लो क्या कि ABC 3 पॉइंट है। आपने देखा कि यार एक पॉइंट ये मान लो, एक पॉइंट ये मान लो और एक पॉइंट ये मान लो। फिर आपने देखा क्या, आपने देखा एंगल BAC जो है ना वो 90 डिग्री है। तो आपने यहां से देखा कि यार अगर मैं BAC एंगल बनाऊं, तो आपको पता है कि वो एंगल कितने डिग्री है, वो एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो आपने यहां से एक बात सोची क्या, आपने देखा कि सर, मैंने कहा हाँ बताओ, आपने बोला कि सर BC को हम क्यों ना डायमीटर मान ले, क्योंकि डायमीटर ही एक ऐसी साइड है जो सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात आपने सोची, आपने बिल्कुल सही सोचा क्या, कि अगर एंगल BAC जो है 90 डिग्री है तो BC जो है डायमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डायमीटर जो है सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस पे, मतलब सेमी सर्कल, अगर आप देखो सेमी सर्कल के दोनों एंड को अगर आप ज्वाइन कर दो, चाहे आप ऊपर चाहे नीचे, और उसके अलावा कोई सर्कमफ्रेंस के कोई पॉइंट पे एंगल बनाते हो तो 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है ना। तो आपने एक बात पता कर ली क्या, कि जो BC है वो डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको AC की वैल्यू भी पता है और AB की वैल्यू भी पता है। आपने देखा ये 90 डिग्री ट्रायंगल, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, आपने देखा हाइपोटेन्यूज जो होगा वो क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपने देखा कि 49 इंटू 2 98 प्लस 98 196, 196 का अंडर रूट कितना होगा, 14। मतलब हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आ गया, 14। मतलब BC आपके पास कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। अब डायमीटर आपके पास 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास, 7 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन था सिर्फ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, और ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जाने चाहिए। क्वेश्चन में बोला था एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर is 8 less than average of 3 consecutive even natural number। पहली बात तो आपने देखा कि consecutive जो odd natural number है, consecutive odd natural number आपने क्या मान लिया, आपने मान लिया कि consecutive जो odd natural number है उसको आपने लेट कर लिया क्या,
कि x माइनस थ्री, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और x प्लस थ्री। ठीक है ना, चार नंबर आपने लेट कर लिए, क्या x प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री। क्यों किया ऐसा लेट? आपने ये इसलिए लेट किए क्योंकि अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो आपको पता सम करना पड़ता है। सम जब मैं करूंगा तो ये जो वेरिएबल है माइनस थ्री माइनस वन प्लस थ्री, ये कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में आपका 4x बचेगा। ठीक है ना, तो आपने एक और चीज लेट करनी है, आप क्या कि आपने देखा कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, तो आपने देखा थ्री नंबर्स है, अगर थ्री नंबर को मुझे आपस में कैंसिल करना है तो मैं क्या लिखूंगा, एक नंबर को y मान लो, दूसरे को y प्लस वन, तीसरे को मान लो y माइनस वन। अब देखो 1 से 1, अगर देखो नंबर जो है चार होते हैं, चार अगर नंबर थे तो हमने क्या किया, x प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री लिख लिया। अब टोटल नंबर ऑफ नंबर ही तीन है, तो आप उसको क्या लिखो, एक नंबर को y मान लो, दूसरे को y प्लस वन, तीसरा क्या हो जाएगा y माइनस वन, सॉरी माइनस वन नहीं होगा, एक मिनट, 2 होगा, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर है और इवन नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा। ठीक है ना, तो आपको इतनी बात समझ आ गई क्या कि जब भी 4 नंबर हो या 6 नंबर हो या 8 नंबर हो या 10 नंबर हो, तब तो आपको खाली x नहीं मानना, आपको मानना x माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री, और अगर 6 नंबर होते तो x प्लस फाइव, एक्स माइनस फाइव, और अगर जैसे 3 नंबर है मतलब ऑड नंबर ऑफ नंबर्स है, तो आपने क्या मान लिया, एक नंबर तो आपने y मान लिया, दूसरा क्या होगा y प्लस टू, और तीसरा क्या होगा आपने y माइनस टू मान लिया। ठीक है ना, देखो आपने बोला एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, तो आपने देखा 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर आपने ये मान लिया, तो इनका एवरेज क्या होगा, आपने देखा सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर है कितने, 4, तो आपका कितना आ गया, ये जो अब आपके पास आया ये आ गया आपके पास एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। ये क्या है, ये 8 कम है किससे, एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो आपने देखा इनका एवरेज कितना होगा, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 3। ठीक है, तो यहां से आपका इतना फायदा हो गया कि ये जो है ना आपका सारा कट गया, आपके पास क्या बचा 4x/4, जिसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो x, यहाँ पे क्या बचा 3y/3, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो y। ठीक है, तो आपने देखा कि y माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, y माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास 8 आ गई, एक इक्वेशन तो ये आ गई। फिर आपको बोला इफ द सम ऑफ दीज 3 इवन नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ अबव 4 ऑड नंबर, तो आपने देखा सम ऑफ अबव 4 ऑड नंबर किया, तो आपने देखा 4 नंबर क्या माने थे मैंने, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, इसका जो सम है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के सम के इक्वल है। तो देखो यहां से भी एक और फायदा हो गया कि ये 3 1 3 आपस में कट गया, इधर बचा 4x और सिमिलरली इधर बचा आपका 3y। तो 4x की वैल्यू किसके इक्वल, 3y के, तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3/4y के। तो आपने यहाँ पर देखी एक चीज, क्या आपने यहाँ पर देखा कि आपको पूछा गया एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव, तो आपने क्या किया, x के अकॉर्डिंग लिख लो इसे, y की वैल्यू जो है x में चेंज कर लो। तो आपने y की वैल्यू देखी तो 4/3x, ठीक है ना, तो आपने इसमें पुट कर दिया, आपने देखा 4/3x माइनस x की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, तो इसको सॉल्व करके क्या आया 4x माइनस 3x, x/3, तो आपकी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपके पास 24, x की वैल्यू आपके पास 24 आ गई। आपको बोला है क्या, एवरेज बताओ 4 ओरिजिनल ऑड नंबर्स का, तो 4 ओरिजिनल ऑड नंबर जो है वो क्या है आपके पास, तो 4 मूल विषम संख्या हो। ठीक है, तो आपको बोला है कि ऑड नंबर, ये जो नंबर आपने निकाला ऑड नंबर, इनका आपको एवरेज बताना है। तो आपने देखा इसका एवरेज आया कितना था, आपने इस सब को सॉल्व किया, इस सब को सॉल्व किया तो आपने देखा यही एवरेज है। इस एवरेज की वैल्यू थी कितनी, आपने देखा इस एवरेज की वैल्यू मेरे पास लास्ट में आई क्या थी, x, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है 24। ठीक है, अब यहाँ पे मत चले जाना कि पहले आपने नंबर निकाला कि x की वैल्यू 24, तो ये नंबर 25, ये नंबर 28, ये नंबर 25, ये नंबर 27, ये नंबर 23 और ये नंबर कितना होगा 21। फिर इन सब का जोड़ करके बटे 4 करोगे, ऐसा मत करना। आपने देखा x की वैल्यू जो है फाइनली सॉल्व करके एवरेज आ रहा था, तो x की वैल्यू आपने डायरेक्ट निकाल ली, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 24। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि साइन a प्लस बी भी √3 है, √3/2 सॉरी, और cos a माइनस बी भी √3 माइनस cos a माइनस बी भी √3/2 है। तो आपको पता है कि √3/2 साइन कौन से एंगल पे होता है, 60 डिग्री पे, और √3/2
कॉस कौन से एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे। तो आपने देखा a प्लस बी की वैल्यू जो है आपके पास 60 डिग्री आ गई और a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री आ गई। आपने सॉल्व किया 2a की वैल्यू 90, तो a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा 4 3a 5 3 2 5, अब b, ठीक है। नंबर जो है डिविजिबल बाय 8 और 9, दोनों 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको पता है अगर किसी नंबर को डिविजिबल बाय 8 होना है तो लास्ट 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो आपने देखा 200 जो है वो पूरा जाएगा 8 पे, तो 200 के बाद लास्ट के 2 नंबर देख लो, आपको पता है 56 जो है वो 8 पे जाता है। मतलब b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6। अब b की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, तो आपको अब a की वैल्यू निकालनी है, जो कि आपके लिए बहुत आसान है। आपने देखा कि 6 और 3 9, 5 और 4 9, और 5 और 2 7 और 3 10। 10 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 9 का डिविजिबल बन जाए, तो आप बोलोगे कि सर 10 में ना आप 8 ऐड कर दो, तो 18 18 मतलब 9 पे जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 8, a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 6, और आपको सम ही पूछा है तो 8 और 6 14 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है क्या PA और PB जो है वो 2 टेंजेंट है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट P से जिसका सेंटर है O, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर आपको दे दिया कितना, O। आपको बोला एंगल APB कितना है, 70 डिग्री। आपको बोला है एंगल OAB बताओ, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये वाला, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये पता है कि 70 डिग्री अगर ये वाला एंगल है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 180 माइनस 70 माने 110 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपको पता है इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है अगर हम क्वाड्रिलेटरल PAOB की बात करें, जबकि PA और PB जो है टेंजेंट होगा और O जो है सेंटर होगा। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 70 डिग्री तो ये कितना एंगल हो जाएगा आपके पास, 110 डिग्री, ठीक है। फिर आपने देखा OA की जो वैल्यू होगी ना वो OB के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों ना रेडियस है। तो आपने देखा ट्राइंगल OAB में अगर OA इक्वल टू OB हो जाएगा तो दोनों साइड इक्वल है, इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA। तो आपने देखा एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो 110 डिग्री का है, तो बचे हुए 2 एंगल का जोड़ कितना होगा, 180 में से 110 गए, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपने देखा कि 180 में से 110 गए 70। अब 70 को आपने देखा ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, 70 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो आपने देखा ये वाला एंगल भी 35 और ये वाला एंगल भी 35। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे ऐसे ना करने बैठ जाना कि सर x प्लस 4/x इक्वल टू 4, और फिर अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, x की क्या वैल्यू मैं मानूं जो कि मेरा ये आंसर आ जाए, या फिर मैं ऐसा तो मुझे कभी कुछ कराया ही नहीं, क्योंकि जब भी मुझे कराते थे मेरे टीचर तो x प्लस 1/x ही बताते थे, ये तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। और मेंस के पेपर में ना, जब मैं मेंस के पेपर का किसी का हालचाल पूछ रहा था तो मेंस के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन गलत करके आया एक बच्चा, जो कि बहुत आसान ही है, बल्कि x प्लस 1/x वाले क्वेश्चन से आसान है। क्यों, आपने देखा जब मेरा किसी भी तरीके से नहीं बन रहा तो मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया। आपने देखा ये लिखा है x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बाई एक्स इक्वल टू 0, और फिर आपने देखा कि x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 0। तो ये जो है ना, ये आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब x माइनस 2 की वैल्यू किसके इक्वल, 0, x की वैल्यू किसके, 2 के। x की वैल्यू आपने 2 पुट की तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 कितना आपका 0 आ गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखें एक चीज, क्या कि आपको इस तरीके से भी आप सीधा देख लो क्या कि क्या पता किसी चीज का ये स्क्वायर बन रही हो टर्म, वो अब की बार हमें कंफ्यूज कर रहा हो, ठीक है ना। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते थे कि यार चलो वैल्यू लेटिंग शुरू करूँ, मतलब वैल्यू लेट करना अगर मैं शुरू करूँ, मैंने यहाँ पे 1 रखा, 1 में रखूंगा यहाँ पे भी 1 आएगा, क्योंकि अगर मैंने x की वैल्यू 1 मानी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 प्लस 4/1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5, वैल्यू नहीं सेटिस्फाई हुई। x की वैल्यू 2 रखो, 2 प्लस 4/2, 2 से 2 गया 2, 2 प्लस 4 कितना, 2 प्लस 2 कितना 4, तो मतलब 2 जो वैल्यू है सेटिस्फाई कर रही है, तो एक तरीका ये भी है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है अमित सोल्ड एन आर्टिकल 7,000 रुपए का अगर बेचे तो उसको नुकसान होगा, अगर वही आर्टिकल वो 8750 का बेचता तो उसको जो गेन होता वो 3/4 होता लॉस की अमाउंट के। तो आपने देखा
कि जो गेन हो रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस के किसके इक्वल हो रहा है, 3/4 के। तो आपने मान लिया कि जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, लॉस के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट की बात हो रही है। तो आपने लॉस को 1 माना, प्रॉफिट कितना आ गया, 3/4। तो आपने देखा अगर मैं फ्रैक्शन हटाऊं तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना आ रहा है, 3:4। आपने देखा कि यार जब वो 8750 रुपए में बेच रहा था तब उसको हो रहा था प्रॉफिट, अब वो 7000 रुपए में बेच रहा है तो उसको हो रहा है नुकसान। मैंने आपको बताया था कि दो अगर सेलिंग प्राइस दे आपको तो आप उन दोनों का डिफरेंस लिखो। 8750 और 7000 का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितना आएगा, 1750। तो हमने क्या करना है, 1750 को 3:4 यानी प्रॉफिट और लॉस के रेशो में डिवाइड कर लो। आपने देखा 8750 को अगर मैं 3:4 में डिवाइड करूं तो आपने देखा 3 और 4 रेशो का अगर मैं जोड़ करूं तो जोड़ करके कितना आएगा, 7 की वैल्यू 1750। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा 3 की वैल्यू जो है आपके पास 750 आ गई। ठीक है, 3 की वैल्यू जो है वो 750 आ गई और 4 की वैल्यू आपके पास 1000 आ जाएगी। अब आपने देखा ये सेलिंग प्राइस और इस बार हो रहा था लॉस, ये सेलिंग प्राइस इस बार हो रहा था प्रॉफिट। अगर आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाओ या सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड कर दो तो आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपकी यहाँ से भी 8000 आ रही है, यहाँ से भी। याद रखना हमेशा ये वैल्यू इक्वल आनी चाहिए दोनों साइड से। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस अब आपके पास आ गया कितना, 8000। प्रॉफिट कमाना है कितना, 10%। आपको बोला है ना कि कितने रुपए पे वो आर्टिकल को बेचे या कितने प्राइस पे आर्टिकल को बेचे ताकि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो आपने देखा प्रॉफिट चाहिए 10%, कॉस्ट प्राइस है 8000, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 8000। 100% खुद की वैल्यू कॉस्ट प्राइस के और 10% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब वैल्यू जो है 10% बढ़ा देनी है। तो आपने देखा क्या कि वैल्यू कितनी हो गई, 110%। अब 110% मतलब 110 इंटू 80 कितना होगा, 8800 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को करने का ना एक तरीका है। आपको पता है x² + 1/x² मैं कैसे बना सकता हूँ, x + 1/x अगर मुझे पता होगा तभी जाके मैं x + 1/x का स्क्वायर करके x² + 1/x² बना सकता हूँ। आपने देखा x की वैल्यू कितनी दी है आपको, x की वैल्यू दे दी है आपको 3 + 2√2। आपने देखा 1/x अगर मैं लिखूं तो कितना आ जाएगा मेरा, 1 + 1/3 + 2√2। तो आपने देखा यार मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, मैं सब कुछ न्यूमरेटर में लिख लेता हूँ। तो मैंने रैशनलाइज किया तो आपने देखा कि ऊपर जो है 3 - 2√2 हो गया और नीचे क्या हो गया आपके पास, नीचे जो है आपने देखा a + b और a - b का मल्टीप्लीकेशन है तो a² - b²। तो आपने देखा इसको सॉल्व करके 9 आ रहा है, इसको सॉल्व करके 8, 9 - 8 कितना होगा, 1। तो आपने देखा कि 1/x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 3 - 2√2 के। या फिर देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूं आज, क्या आपने देखा क्या कि x की वैल्यू ये है और अगर मैं 1/x देखूं तो आप बोलोगे सर 1/3 + 2√2 हो जाएगा, ठीक है। पर मैं आपको बोलता हूं कि ना, अब डायरेक्ट यहां से 1/x की वैल्यू 3 - 2√2 लिख लो। क्यों लिख लो, क्योंकि आपने देखा x की वैल्यू में प्लस है तो आपको 1/x की वैल्यू में माइनस लिखना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना कि x की वैल्यू में अगर प्लस है मतलब बीच में प्लस है तो 1/x में आपको माइनस लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप 1/x में प्लस लिखते, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने ऐसा डायरेक्टली क्यों लिख दिया, मैंने यहाँ पर देखा क्या कि अगर मैं 3 का यहाँ पे स्क्वायर करूं 9, 2√2 का अगर स्क्वायर करूं 8, अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है तो आप डायरेक्टली वैल्यू जो है प्लस माइनस का साइन चेंज करके लिख दो। मतलब यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस कर दो, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस कर देते आप, ठीक है ना। तो आपने देखा कि 3 का स्क्वायर मतलब अगर x को लिखा है आपने, x की वैल्यू a + √b लिखी है और आपने जब इसका स्क्वायर किया, या फिर आप ऐसा बोल दो x की वैल्यू a + b लिखी है तो अब 1/x की वैल्यू a - b डायरेक्ट लिख दो। अगर a का स्क्वायर करके b का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस अगर आपका 1 आ रहा है मतलब a² - b² की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। अगर दोनों का डिफरेंस करके 2 हो रहा है तो यहाँ पे आप बटे 2 कर दो। अगर दोनों का डिफरेंस करके 3 आ रहा है तो आप बटे 3 कर दो, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस करके। समझ पा रहे होंगे मेरी बात, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 + 2√2 और 1/x की वैल्यू कितनी होगी, 3 - 2√2। तो आप यहां से देख पा रहे हो एक चीज, क्या कि x की वैल्यू मैं यहां पे पुट करता हूं 3 + 2√2,
1/x की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, 3 - 2√2, तो आपने देखा 2√2 से 2√2 गया तो x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो x + 1/x अगर a है तो x² + 1/x² क्या होता है, a² - 2, 36 - 2 कितना हो जाएगा आपका, 34। ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था क्या कि tan a, बहुत बार बता चुका हूं, ये CHSL 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी काफी बार बता चुका हूं, tan a × tan b = 1 होगा जब a + b का जोड़ 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो आपने देखा कि a की वैल्यू यहाँ पे 2 थीटा दी है, b की वैल्यू 3 थीटा दी है, = 90 डिग्री, तो 5 थीटा अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90/5, इसको मैं क्या बोलूंगा, 18 डिग्री। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको क्या बोला, ट्राइंगल ABC है, ठीक है ना, और फिर क्या है, D जो है पॉइंट है BC पे। फिर आपको बोला है क्या कि AB/AC मतलब ये वाली साइड बाई ये वाली साइड = BD/DC। ओहो, ये तो आप देख सकते हो क्या कि AB/AC = BD/DC अगर दिया है तो आपको ये पता है क्या कि ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। आपको पता है ना कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर AD जो है एंगल बाइसेक्टर है तो AB/AC = BD/DC हो जाता है। अगर ट्रायंगल ABC में AD जो है एंगल बाइसेक्टर और BC पे जाके वो मिल रहा है तो आप सीधी सीधी बात बोल सकते हो क्या कि AB/AC जो होगा BD/DC के इक्वल होगा। तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है क्या कि AB/AC = BD/DC है। अगर मैं बोलूं क्या कि AB/AC = BD/DC अगर आपको गिवन है, ठीक है, और आपको बोल दिया ट्रायंगल ABC है और D जो पॉइंट है BC पे और AD को आपने ज्वाइन कर दिया, तो आपने देखा कि इसका वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है अगर AD एक एंगल बाइसेक्टर। देखो मेरी बात सुनो, मैं दोबारा बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए। आपने देखा क्या, आपको एक थ्योरम पता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसमें क्या होता है, ट्रायंगल ABC होती है, AD हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और D जो पॉइंट पे आता है, D जो पॉइंट है वो BC पे आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अगर AD एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, तो आप लोग सीधा सीधा बोल सकते हो कि कंडीशन होते हैं AB/AC = BD/DC। तो मैं कह रहा हूं कि इस थ्योरम का वाइस वर्सा भी ट्रू है क्या कि अगर कोई ट्रायंगल है, D जो पॉइंट है BC पे और AD को हमने ज्वाइन कर दिया और फिर हमने ये बात बोल दी कि AB/AC = BD/DC, तो आप बोल सकते हो क्या कि AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा एंगल BAC का, मतलब एंगल A को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। आपने देखा एक एंगल ट्रायंगल ABC में 75 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 120। आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180। तो आपने देखा एंगल B इतना, एंगल C इतना, तो एंगल A कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। अब आपको पता है AD जो एंगल बाइसेक्टर है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो आपके पास वैल्यू आ गई एंगल BAD की कितनी, 30। यही एंगल आपकी CAD एंगल की आ जाती। ठीक है, आपने देखा है ना कुछ ऊट पटांग लिखा हुआ है क्या, x⁴ + 1/x² और फिर नीचे लिखा हुआ है x² - 3x। तो देखो हम कभी भी ये वैल्यू तो निकाल नहीं सकते क्या, x⁴ + 1/x²। हम क्या कर सकते हैं, हम x³ + 1/x³ निकाल सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/x से मल्टीप्लाई, अगर मैंने न्यूमरेटर में 1/x से मल्टीप्लाई किया तो मैं डिनोमिनेटर में भी करूंगा। आपने देखा न्यूमरेटर में क्या आ गया, x³ + 1/x³ और नीचे क्या आ गया आपके पास x - 3 + 1/x। आपने देखा x + 1/x की वैल्यू तो आपको गिवन ही है, x³ + 1/x³ की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको पता है कि x + 1/x अगर a होता है तो x³ + 1/x³ क्या होता है, a³ - 3a। तो आपने देखा 125 में से जब मैंने 15 घटाए तो बोला आपने कि सर 110 आ जाएगा, मैंने बोला हाँ आ जाएगा। आपने बोला 110 तो न्यूमरेटर में आ गया, नीचे क्या आएगा, x + 1/x जिसकी वैल्यू 5 में से 3 गया, तो आपने देखा 2, तो 2 को अगर मैं काटूं तो 55 में जाता है। क्वेश्चन में बोला है 50% ऑफ अ नंबर a इज एडेड टू b। 50%, तो आपको पता है 50% कितना होता है, 1/2, या फिर आप a × 50% लिख लो। अगर मैं इसको b से ऐड करूं तो जो b नंबर है, if when 50% of a number a is added to b, the second number b increases by 25%। तो आपको पता है 100% खुद की वैल्यू 25% का इंक्रीमेंट हो गया, तो वैल्यू कितनी हो गई, 125%। तो आपने देखा यहाँ से तो आ गया 5/4, यहाँ से आ गया 1/2, मतलब a/2 की जो वैल्यू होगी वो 5b/4 - b के इक्वल हो जाएगी। तो आपने देखा 5
बी -4b और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये आ गया a/2, ये गया 2 पे। तो आपने देखा a = b/2, आपको बोला है a और b का रेशो बताए, तो a/b कितना हो जाएगा 1/2। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला रविंदर जो है इन्वेस्ट करता है 3750 रुपए विच इज इक्वल टू 15% ऑफ हिज मंथली सैलरी इन अ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, उसकी कुछ सैलरी है जिसका वो 15% जो हिस्सा है वो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो आपने देखा 15%, आपने देखा उसकी सैलरी जो है वो 100% है, मतलब अपनी पूरी सैलरी में से जिसकी वैल्यू हमने 100% मान ली, उसका जो 15% हिस्सा है, तो आपने देखा 15% हिस्सा जो है वो कितना है 3750 रुपए, जिसको उसने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद बोला गया कि लेटर ही इन्वेस्ट 25% एंड 8% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन अ चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी एंड म्यूचुअल फंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और बाद में क्या किया उसने 25% अपनी मंथली सैलरी का एजुकेशन पॉलिसी में लगा दिया और 8% उसने म्यूचुअल फंड में डाल दिया। आपको बोला है कि उसके पास अमाउंट कितनी बची। पहली बात तो आपने देखा कि 100% उसकी टोटल सैलरी, जिसमें से उसने 15% जो है वो किस में डाल दिया, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में, 25% उसने एजुकेशन पॉलिसी में डाल दिया और 8% उसने किस में डाला, म्यूचुअल फंड में। तो आपने देखा कि वो 40 और 48% अभी तक खर्च चुका है अपनी सैलरी का, तो बचा उसके पास कितना, 52% उसके पास अभी बची है सैलरी। ठीक है, तो आपने देखा 15% की वैल्यू आपको गिवन है, आप 1% की निकाल लो, 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आपने देखा 1% की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 250। आपको निकालनी है कितनी सैलरी उसके पास बची, परसेंटेज में कितनी बची उसके पास 52%, 1% की वैल्यू 250, तो 52% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये आ गया आपका 13,000। आसानी है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिन्होंने एक रिंग बनाई है। ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है जिन्होंने एक रिंग फॉर्म की है। इनर सर्कमफ्रेंस और आउटर सर्कमफ्रेंस आपको रिंग की दी हुई है, मतलब इसकी सर्कमफ्रेंस आपको दी हुई है और इस वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस आपको दी हुई है। आपको बोला है विड्थ बताओ रिंग की, मतलब ये बताना है आपको। ठीक है, आपको आउटर सर्कमफ्रेंस पता है तो आप आउटर रेडियस निकाल लोगे। तो आपने देखा 2πr की वैल्यू कितनी, 44 सेंटीमीटर। ये क्या है आपके पास आउटर रेडियस आपने मान लिया। तो आपने देखा आउटर रेडियस कितनी होगी 44, 2 × 22 7, ये गया पूरा। तो आपने देखा आउटर रेडियस कितनी होगी 7, इनर रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि सर्कमफ्रेंस भी आधी है। या फिर आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो कि 2πr और ये जो है इनर रेडियस है, इसकी वैल्यू कितनी 22। तो आपने देखा इनर रेडियस जो है वो आउटर रेडियस के आधी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि विड्थ अगर आपको निकालनी थी तो आप बड़ी आर जो कि ये है, इसमें से आप छोटी आर घटा दोगे तो आपकी विड्थ आ जाएगी। तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस जो आपके पास आया है उसकी वैल्यू जो है विड्थ ऑफ रिंग के इक्वल हो जाएगी, जिसको आप 3.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कॉट थीटा जो होता क्या है, आपने देखा कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आपने देखा बेस 3 परपेंडिकुलर √5, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया आपके पास 14। आपको बोला है 7 sec स्क्वायर थीटा। अब 7 sec स्क्वायर थीटा, पहली बात तो sec थीटा क्या होगा, sec थीटा जो होता है वो हाइपोटेन्यूज बाय बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, -5/3 कोसेक स्क्वायर थीटा, पहली बात तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा आपका √14/√5 इसका स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आपने देखा 3/5 सेक स्क्वायर थीटा, आपने देखा सेक स्क्वायर थीटा है कितना 14/3 और यहाँ गया 4/3, कोसेक स्क्वायर थीटा कितना है 14/5। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना खुद ही, आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी, क्या मैंने सही माना, यहाँ पे 9 आएगा ना, और देख लो इसकी गलती तो नहीं है ना कहीं, हाँ सही है। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, इसका आंसर जो है वो माइनस में आएगा, -20 पे ना। क्वेश्चन में बोला है देयर इज अ 60% इंक्रीज इन अमाउंट इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब आपने देखा कि कोई प्रिंसिपल था शुरू में
उसकी जो वैल्यू है वो 60% बढ़ गई 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। आपने देखा कि यार 5 साल में जो है ना वो 60% का इंक्रीमेंट आया, तो आपने देखा एक साल में कितना इंक्रीमेंट आया होगा, आपने देखा एक साल में जो इंक्रीमेंट आया होगा वो 60/5 यानी कि कितना आया होगा 12%। आपको एक बात पता है क्या, आपको एक बात पता है कि अगर मैं प्रिंसिपल 100 मानता हूं, अगर मैं प्रिंसिपल 100 मानता हूं, रेट होता है 10%, तो आपको पता सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 100 का 10% कितना 10। आपने देखा कि 100 का 10 जो है एक साल में इंक्रीज हो रहा है, मतलब 100 प्रिंसिपल है, 10 जो है सिंपल इंटरेस्ट है एक साल का। तो आपने देखा 100 में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ एक साल में 10%। तो आप ये बात बोल सकते हो क्या कि अगर एक साल में 12% इंक्रीमेंट जो हुआ है वो क्या आपके पास आ गया, वो आपके पास रेट आ गया सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, आपने देखा कि 5 साल में कितना इंक्रीमेंट 60%, तो आपने देखा एक साल में कितना हो जाएगा 12%। आपने देखा कि जब आप मानते थे कि प्रिंसिपल 100 रेट 10%, सिंपल इंटरेस्ट कितना आता था आपका 10, तो आपने देखा कितना इंक्रीमेंट हो गया, आपने देखा इंक्रीमेंट जो है वो 10% हो गया, क्योंकि अब आप अमाउंट की वैल्यू जब देखेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी 100 + 10 कितना 110, मतलब इंक्रीमेंट कितने का 10% का। तो ये जो 10% है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल आता है। तो आपको पता चल गया कि एक साल में 12% इंक्रीमेंट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास 12%। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ जब प्रिंसिपल होगा 6250 और रेट है सेम 12% और टाइम आपके पास 2 साल है ना, 2 साल का बताना है, कंपाउंडेड ईयरली है। तो आप करना शुरू करो। आपको पता है कि 6250 का 12% कितना होगा, आपने देखा 6250 का जो 12% हो जाएगा वो होगा आपका, सॉल्व कर लेते हैं, 12% को आप लिख सकते हो 3/25 और ये 25 पे गया तो 250 × 3 कितना 750। अब ये तो आ गया प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, फिर ये आ गया पहले साल का इंटरेस्ट और ये आया किस पे, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट आया ये। ठीक है, तो आपने देखा सेकंड ईयर प्रिंसिपल का तो इंटरेस्ट हो गई और इसका भी इंटरेस्ट, मतलब 750 जो ब्याज लगा है इसका भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो आपने देखा 750 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 12% से, तो 750 का 12% आपके पास कितना आ जाएगा, 750 का 12% आपके पास आ जाएगा 90। तो आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपके पास आया है और जो आपसे पूछा था वो कितना, आपने देखा 750 में 750 जोड़ो तो 1500 आएगा, 1590 जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं लास्ट टू लास्ट वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को, और मैंने ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की 12th वीडियो में 90 और 91 क्वेश्चन है जो कराया था, उसमें मैंने आपको ये 4 मेथड से सॉल्व करना बताया। लास्ट से लास्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन कराया भी है, CHSL 2019 की जो लास्ट टू लास्ट वीडियो है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका और मैंने एलिगेशन से कराया आप लोगों को, आप लोग खुद से करना। ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन बोला है ट्रायंगल ABC है। ठीक है, उसके बाद E और D 2 पॉइंट है, E और D 2 पॉइंट है किस पे, AB और AC पे। आपने ED को ज्वाइन कर दिया। फिर आपको बोला गया क्या कि एंगल ABC जो है वो एंगल ADE के इक्वल है। आपने देखा क्या, आपने देखा कि सर एंगल A तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE की, तो एंगल A तो दोनों में कॉमन है। मैंने कहा हाँ कॉमन है। आपने बोला एंगल DEE की जो वैल्यू एंगल ABC के इक्वल है, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो सिमिलर हो रही है, मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सिमिलर हो रही है। कैसे हो रही है, बाय AA सिमिलरिटी। तो आप बोलोगे क्या कि अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो आपको पता है क्या कि AE बाय AC जो है, आपको पता है AE आपको गिवन है तो आपने AE लिख लिया बाय AC, और फिर आपको क्या गिवन है, आपको AD गिवन है, तो AD के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, AB आएगा। ठीक है, और इसका नोटेशन जो आप देते हो, मतलब इसमें जो आप सीक्वेंस में लिखोगे ट्रायंगल, वो ध्यान रखना आपको ADE लिखना है, और फिर देखोगे कि A एंगल के इक्वल कौन सा एंगल था, A। तो फिर आपने देखा एंगल ADE जो था वो एंगल ABC के इक्वल था, तो बीच वाला नंबर जो है वो BC आ जाएगा, मतलब बीच वाला जो है वो B आएगा और लास्ट वाला जो बचा वो आपके पास एंगल C आ जाएगा। तो आपने इस तरह से लिखना है कि एंगल D जो है, जो सेकेंड नंबर पे है, वो एंगल B के मतलब सेकेंड नंबर के इक्वल होगा। और आपने देखा कि फिर AE बाय AC इक्वल टू AD बाय AB के इक्वल। ठीक है, तो आपने देखा AE की वैल्यू कितनी है, आपने देखा AE है जो 6 है
EB है वो 4 है, ठीक है, और आपको AD दिया है 4 सेंटीमीटर, आपको बोला है कि CD की लेंथ बताएं, ठीक है, तो बता देंगे, इसमें तो कोई बड़ा लोचा नहीं है। देखो आपने देखा AE की लेंथ कितनी दी 6, AC की लेंथ कितनी है, AC की लेंथ आप AC ही मान लो, AD की लेंथ कितनी है, आपने देखा AD की 4 है, और AB की कितनी है, AB की है 6 और 4 10। तो आपने देखा कि ये लिखा है 2/5 और फिर आपने देखा ये 2 3 पे जाएगा, तो AC की जो वैल्यू है वो आपके पास 15 आ गई। AC पूरा 15 है, जिसमें से AD जो है वो 4 है, CD कितना हो जाएगा, CD जो है 15 - 4 कितना 11 सेंटीमीटर। और मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता चुका हूँ कि ये एक और तरीके से हो सकता था। किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता इस क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, मतलब मैं BCDE को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देता इसके वर्टिसेस से एक सर्कल पास करा के, तो आप बोलोगे कि सर ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना, जो इंटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटरल का है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल ही बना है, तो ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई तो आप लोग समझ गए क्या, कि इन चारों वर्टिसेस से एक सर्कल पास होता हुआ जा सकता है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी शो कर रही है। तो आपने देखा ये सर्कल है, BE और CD जो है वो कॉर्ड है, आगे जाके एक्सटर्नली जो है वो A पे मिल रही है, तो आप बोलोगे कि सर AE इंटू AB इक्वल टू AD इंटू DC, तो इससे भी, ये वाली कंडीशन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है वो यहीं लिखी हुई है। देखो अगर मैं AE को इधर ले जाऊं, AC को इधर लेकर जाऊं, तो आप देखोगे कि सर एक सेकेंड, AD/DC नहीं आएगा यहाँ पे, AD/AC आ जाएगा, AD इंटू AC आ जाएगा, AD इंटू DC लिख दिया मैंने गलती से, AD इंटू AC आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, देखो आपने देखा कि यहाँ पे लिखा है, पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ऊपर होगा 8 - 5/40, नीचे होगा 8 + 5/40, तो आपने देखा 8 - 5 कितना 3, 8 + 5 कितना 13, ठीक है ना। और फिर आपने देखा कि आपको ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो आपने सॉल्व किया, आपने देखा कि 4 × 3 = 12 और 1 13/4 इंटू 8/13, तो आपने देखा कि ये तो लिखा ही 2 था, तो 4/5 इंटू 1/2, क्योंकि 4/5 डिवाइड बाय 2 है, तो 4/5 इंटू 1/2 आप लिख सकते हैं। तो हमने देखा 2/5, मतलब यहाँ से सारा सॉल्व करके आपका 2/5 आ रहा है, माइनस 3/13 है, तो आपने देखा 5 × 5 = 25 और 1 26, तो आपने देखा ये आ गया 6/5 प्लस 5/6, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो आप बोलोगे कि सर नीचे आ जाएगा 6 और 5 का एलसीएम 30, तो यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ पे आ गया 18 और यहाँ पे 5 × 5 = 25, तो आपने देखा कि -6, 25 में से 6 गया तो 19/30, ये तो थोड़ा गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है। चलो लेट्स ट्राई अगेन, कहाँ गलती हुई हमसे। 2/5 है तो ठीक अभी तक। ओहो गड़बड़ तो यहाँ होगी, 18 की वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे 36 आएगी वैल्यू। ये वैल्यू गलत लिखी गई थी यहाँ पे हमारे पास 36 आ जाएगा। तो 24 में से 25 गए, -24 हो जाएगा। 12 और 36 का डिफरेंस अगर देखूँ तो -24 होगा, -24 + 25 कितना होगा 1/30 जो है जो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में बोला है A और B अगर साथ में मिलकर काम करें तो 30% काम 6 दिन में कर देंगे। आपने देखा कि 30% काम अगर 6 दिन में कर दिया तो 1% काम कितने दिन में कर देंगे, 6/30। फिर आपको एक चीज़ और पता है कि अगर मुझे टोटल काम निकालना है कि टोटल काम वो कितने दिन में करेंगे, तो आपको पता है 100% की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो आपने देखा 100% काम जो है वो कितने दिन में कर देंगे, आप बोलोगे कि सर 100% काम ना वो 20 दिन में कर देंगे। तो हमने देखा कि A और B अगर साथ में मिलके पूरा काम करे तो 20 दिन के अंदर काम कर देंगे।
क्योंकि 30% काम जो है 6 दिन में कर रहे हैं। आप बोलोगे 30% काम 6 दिन में कर रहे हैं तो 5% काम एक दिन में करेंगे, और फिर 5 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 20 से तो आप बोलोगे 100% काम जो है वो 20 दिन में कर देंगे। आपने देखा ए और बी साथ में मिलकर एक काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को बी जो है अकेले 25 दिन में करता है। आपको बोला कि ए अकेले कितने दिन में काम को कर देगा। आपने देखा टोटल टाइम दिया, टोटल वर्क निकाल लो 20 और 25 का एलसीएम लेके, फिर आप वन डे वर्क निकालोगे। वन डे वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। आपने 100/20 किया 5 आ गया, 100/25 किया 4 आ गया। आपने देखा ए और बी साथ में मिलके काम करे तो एक दिन में 5 काम कर देंगे, जिसमें से बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? 1। ए अकेला एक काम कर सकता है एक दिन में, तो 100 काम करने में कितना दिन लेगा? 100 दिन। तो ए का टोटल टाइम कैसे निकाला हमने? टोटल वर्क बाय वन डे वर्क ऑफ ए करके, तो 100 डेज आ गया। अब यही सिमिलर क्वेश्चन आगे जाके इसी वीडियो में दोबारा आने वाला है, ठीक है? उसमें नाम दे देगा आपको, कुछ निकालना यही है, उसका आंसर भी 100 डेज, वो खुद से कर लेना, ठीक है ना? तो वो मैं नहीं कराऊंगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत कर लिए यार हमने, हद करा है ये क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू भी दिया है। मार्क प्राइस निकालना कौन सी बड़ी बात रह गई आप लोगों के लिए, बताओ मुझे जरा। और इसका जो आंसर है 300 आएगा, ठीक है? आपको बोला है सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन हेड ई क्या है ये, ठीक है? तो पहली बात तो आपको बोला स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। द पाई चार्ट shows the budget expenditure of a company in the year 2018, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है। तो आपको बोला है सेंट्रल एंगल बताना है, तो आपको पता है कंप्लीट एंगल कितने का होगा? आपको पता है कंप्लीट एंगल जो है 360 डिग्री का होगा। अब ये वाला पार्ट जो है 15% है, मतलब 360 डिग्री का 15% कितना हो जाएगा? आपने देखा कि 360 डिग्री का जो 15% है वो आपके पास आने वाला है कितना? 54 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है इफ ₹165 crore were spent in year 2018 on A, ठीक है? तो आपने देखा A जो है वो ये है, तो आपने देखा A पे जो बजट एक्सपेंडिचर हुआ है वो कितना हुआ है? 55%। और रुपीज में अगर बात करूं तो कितना हुआ है? 165 करोड़। और आपको बोला है कि व्हाट वुड हैव बीन द टोटल एक्सपेंडिचर। तो आपने देखा टोटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन वैसे है, टोटल वैल्यू की, टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको पता है अगर 55% की वैल्यू ए है तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100%। आपने देखा 55% की वैल्यू कितनी दे दी आपको? 165 करोड़। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? ₹3 करोड़। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 करोड़, ठीक है? तो टोटल एक्सपेंडिचर बजट का जो है 2018 में वो कितना था? 100%, और उसी का परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है। आपको बोला था रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन इन द एज ग्रुप 15 से 20 और 20 से 25, तो कितना हो गया ये? 700 का रेशियो बताना है। किससे? 30 से 35 और 35 से 40। तो आपने देखा 350 में अगर मैं 100 जोड़ूं तो 450 आ जाएगा। तो ये गया 5 पे 9 और 14/9 जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बोला व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग लाइब्रेरी इन द वीक, एक सेकेंड, what percent of the total number of person visiting library in the week was the number of person of age group 25 से 30, ठीक है? तो आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो विजिट किया है लाइब्रेरी वो कितने हैं? आपने देखा 300 में 400 जोड़ू, अगर 700 300 900 900 और 100 1000 हो गया। 1000 में 400 अगर मैंने जोड़ा तो 1400 और 1600 तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है जो लाइब्रेरी विजिट कर गए। और एज ग्रुप 25 से 30 जो है वो कितने हैं? 200 इंटू 100%। तो आपने देखा 200/1600 कितना होता है? 1/8। 1/8 इंटू 100, तो आपको पता है 100% का 8वां हिस्सा क्या होता है? 12.5%। अब ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। आपने देखा 3 पंजे 15, 18 में से 15 गए, कितने आ गए? 3 आ गए। 9 8 72, 72 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा कितना होगा? 75। 83 में से 75 अगर मैं माइनस करूं तो आप देखोगे 8। 800 को डिवाइड करूंगा 8 से, तो आप बोलोगे सर 100 में से 77 गए तो कितना आ गया? 23। क्वेश्चन बोला एट सिंपल इंटरेस्ट गौरव बोरोज
rupees 1500 from Sandeep at the rate of 14% per annum. What amount of money should Gaurav pay to Sandeep after 1 year to clear the debt? ठीक है, तो आपने देखा बोरो कितना किया, आपने देखा 1500 रुपये उसने उधार लिए, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए 14% ब्याज दर है। तो आपने देखा क्या कि पहले साल या 1 साल का जो ब्याज आया वो कितना आया, आपने देखा 1500 रुपये उसने लिए और इसका उसने 14% पे कर दिया। तो आपने देखा 1500 रुपये का 14% जो होगा वो आपके पास कितना होगा, 15 × 14। तो आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 210। तो आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट जो है 1 साल का आपके पास कितना आ चुका है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 1 साल का 210 रुपये आ चुका है। और क्वेश्चन में बोला कि कितनी अमाउंट वो 1 साल बाद पे करे ताकि उसका जो लोन है या डेप्ट जो है वो उसका क्लियर हो जाए। आपने देखा ब्याज इतना बना, प्रिंसिपल था इतना, तो टोटल अमाउंट कितनी है, तो आपने देखा टोटल अमाउंट जो है 1710 रुपये 1 साल के बाद जो कि उसको पे करनी है। क्वेश्चन में बोला a + 3b और 2a + 4b का रेशो आपको 3:5 दिया है। तो आपने देखा a + 3b 2a + 4b की वैल्यू कितनी है, 3/5 के इक्वल। तो आपने देखा 5a + 15b 6a + 12b। तो यहाँ पे आपने देखा 3b की वैल्यू a के इक्वल है, मतलब चलो यहीं रहने दो, 3b की वैल्यू a के इक्वल रहने दो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आप यहाँ पे पुट कर दो। आपने देखा कि a की जगह आपको 3b पुट करना है, 2b/4b 1/2। क्वेश्चन में बोला है क्या, देखो ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे सारे क्वेश्चन आप लोग अगर एलिगेशन से सॉल्व करते हैं एग्जाम में तो आपका फायदा ही फायदा है, ठीक है। टाइम कुछ भी नहीं लगना और डाटा भी आधा चाहिए होगा इससे, ठीक है। ये वाले डाटा की तो जरूरत भी नहीं है आपको। देखो हम कैसे करेंगे, आपको बोला है कि एक आदमी ने 60 बुक्स खरीदी, ठीक है, उसने 50 बुक्स जो है लॉस में बेच दी। कितने लॉस पे, 4% पे। क्वेश्चन में बोला एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड बी सेल द रिमेनिंग बुक्स, शुड ही सेल आएगा यहाँ पे, ठीक है, शुड ही सेल द रिमेनिंग बुक्स सो दैट ही गेन्स 5% इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। मतलब उसने बोला क्या कि उसने 60 किताबें खरीदी, 60 बुक्स उसने खरीदी, 50 बुक्स जो है उसने हानि में बेच दी या नुकसान में बेच दी, कितने के, 4% पे। आपको बोला गया कि जो बची हुई बुक्स हैं, बची कितनी बुक्स, अब 10 बुक्स जो बची हैं वो उसको कितने % प्रॉफिट में बेचे ताकि पूरी ट्रांजैक्शन में उसको, मतलब 60 की 60 बुक्स बेचने में उसको 5% का लाभ हो। आपने देखा क्या, आपने देखा कि पहले जो बुक्स थी उसने 4% लॉस पे बेची। तो आपने देखा कि अगर मैं प्रॉफिट को प्लस में मानूंगा तो लॉस में माइनस को मान लेता हूं। तो आपने देखा -4% प्रॉफिट आप बोल लो, या फिर लॉस हुआ 4% का, या फिर आप -4% प्रॉफिट पे बोल दो कि -4% प्रॉफिट पे उसने पहली 50 किताबें बेची। फिर आपने देखा कि बची हुई का प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कि जो बच गई अब किताबें, मतलब 10 किताबें जो है वो कितने प्रॉफिट परसेंट, वो हमें निकालना है। और टोटल मिला के, मतलब 50 बुक्स और 10 बुक्स टोटल मिला के उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज आना चाहिए पूरी ट्रांजैक्शन में वो कितना आना चाहिए, 5%। और आपने देखा किताबों का क्या रेशो, आपने देखा 50 किताबें हैं, 10 किताबें यहाँ, तो 5:1, मतलब नंबर ऑफ बुक्स का रेशो जो है वो कितना है, 5:1। तो आपने देखा कि 5 माइनस ऑफ -4, 5 और -4 का आपने गैप देखा तो कितना आएगा, डिफरेंस देखा तो 9, 1 की वैल्यू 9 तो 5 की वैल्यू कितनी, 45। अब आपने देखा ये वैल्यू 5 से छोटी है तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, 5 में 45 ऐड करूंगा तो मेरा 50% आ जाएगा। मतलब 50% प्रॉफिट पे बाकी सारी किताबों को, जो कि 10 किताबें, उनको बेचना पड़ेगा, तभी जाके पूरी ट्रांजेक्शन में आपको 5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है, ठीक है ना। देखो मैं दोबारा बता देता हूं। आपने देखा क्या कि एक RST एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो आपने RST एक ट्रायंगल बना दी और ST जो साइड है उसको प्रोड्यूस किया गया कहां तक, P तक, और एंगल RT भी आपको गिवन है 115 डिग्री। आपको बोला एंगल S जो है वो 2/3 है एंगल R के। तो आपने क्या किया, एंगल R को 3x लेट कर लिया, तो एंगल S जो है वो आपका कितना आ गया, एंगल X जो है, सॉरी एंगल S जो है वो आपका कितना आ गया, 2x आ गया।
तो आपने देखा कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो आपने देखा 5x की जो वैल्यू है वो 115 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 डिग्री। आपको बोला एंगल r बताओ, एंगल r को हमने माना क्या, हमने माना 3x, तो एंगल r जो है वो आपका 69 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। आपने देखा एवरेज एज अगर मैन और उसके लड़के की कितनी है 60 साल, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 60 इंटू 2, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 2, मैन और उसका बच्चा, कितने साल हो जाएगी टोटल एज 120 साल। आपको बोला उनकी एज का रेशो जो है मैन और सन की एज का जो रेशो है 13:7 है। तो आपने देखा मैन और सन की जो एज का रेशो है उसका टोटल कितना हो जाएगा, आपने देखा 13 और 7 को अगर मैं जोड़ूं तो कितना आ जाएगा 20। रेशो के हिसाब से दोनों की एज का जोड़ कितना है 20, और वैसे टोटल एज कितनी है, मतलब दोनों की एज का जोड़ कितना है 120 साल। तो एक की वैल्यू 6, आपको बोला गया सन की एज बताओ, मतलब 7 की वैल्यू, 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 ईयर्स। अब ये वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था कि टाइम एंड वर्क का आगे एक क्वेश्चन आने वाला है। अब आपने देखा 20 वैल्यू है 25 वैल्यू है, वहां पे ए और बी था और बी अलोन काम कर रहा था 25 दिन में, ए और बी साथ में मिलकर 20 दिन में काम कर रहे थे। आपको बोला था ए अकेला कितने में कर देगा, ठीक है, मैंने बोला था ना आगे क्वेश्चन आने वाला है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को करने के ना फॉर्मूला से भी हो जाएगा, पर मैं जुबान से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, आपने देखा कि स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर जाता है, ठीक है। 1 घंटे मतलब आप बोल सकते हो कि सर 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है। 1 घंटा मैंने आप बोल सकते हो सर 60 मिनट्स, मतलब वो 60 मिनट में जो है वो 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है। 60 मिनट में वो 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है। आपको बोला है कि 500 मीटर जाना है। 500 मीटर क्या होता है 0.5 किलोमीटर, ठीक है। 500 मीटर क्या होता है 0.5 किलोमीटर, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप लोग क्या आधा किलोमीटर, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे देखा कि 2 मिनट में अगर 60 मिनट में 30 किलोमीटर जा रहा है तो 2 मिनट में कितना जाएगा 1 किलोमीटर। आपको बताना है क्या कि आधा किलोमीटर जाना है, तो आप दोबारा 2 से डिवाइड कर दो। आपने देखा 1 मिनट में जो है आधा किलोमीटर वो ट्रेवल कर लेगा। तो आपसे पूछा गया कि कितने मिनट में जा रहा है 500 मीटर, तो आपने देखा 1 मिनट में वो 500 मीटर ट्रेवल कर जाएगा। या फिर फॉर्मूला है क्या, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपने देखा मीटर में है, तो आप इसको किलोमीटर में चेंज कर लो, किलोमीटर में चेंज करोगे हाफ किलोमीटर है 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा टाइम क्या आ गया 1/60 आवर, इसको आप मिनट में चेंज करोगे तो आप देखोगे 1 मिनट जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है रीचा इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में इतना पैसा जो कि उसकी एनुअल इनकम मतलब सालाना इनकम का 19% है। आपने देखा 19% दिया हुआ है सालाना इनकम का, कितना आ गया 559968। पहली बात तो आपको अगर किसी की सालाना इनकम का, यहाँ पे रीचा की सालाना इनकम का आपको 19% अगर दिया है तो आप उसकी सालाना इनकम निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी। आपने देखा अगर 19% की वैल्यू 559968 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी। आपने देखा 1% की वैल्यू आ जाएगी 295472। आपने देखा 100% की वैल्यू कितनी आएगी। अब आपने देखा ये जो है एनुअल इनकम आ गई किसकी, रीचा की। आपने देखा ना कि एनुअल इनकम का 19% आपको दे रखा था, अगर आप 100% निकाल लोगे एनुअल इनकम आ जाएगी जो कि कितनी आ गई आपकी 2947,200। आपको बोला है उसकी मंथली इनकम बताओ। मंथली इनकम बताने के लिए आपको पता है एक साल में कितने महीने होता है 12 महीने। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपने देखा 245600 मतलब 2,45,600 रुपए जो है उसकी मंथली इनकम है। ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपका, मैं पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूं, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में बोला 2 सर्कल है जिनका सेंटर जो है P और Q पे है और उनकी रेडियस जो है 7 और 3 सेंटीमीटर है। ईच अदर मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं पॉइंट A पे, ठीक है। और आपको बोला BC जो है ना वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो आपने देखा BC जो होगा वो ऐसा कोई टेंजेंट होगा, ठीक है। आपको इसी की लेंथ पूछी है BC की और दोनों सर्कल को B और C पे पॉइंट्स पे टच कर रहा है रिस्पेक्टिवली। आपको BC की लेंथ पूछी है। मैं आपको ये चीज पहले भी बता चुका हूं, जब दो सर्कल आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो आपको जब उन दोनों सर्कल का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ चाहिए होगी
तो आपकी जो लेंथ आएगी वो किसके इक्वल आएगी कि आप दोनों की रेडियस को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करें और फिर उससे टोटल 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अंडर रूट R1 इंटू R2 इंटू 2 आ जाएगा। तो आपने देखा 2 को मल्टीप्लाई करा R1 इंटू R2, R1 R2 की वैल्यू कितनी 7 और 3, तो आपने देखा 2√21 इज द करेक्ट आंसर। ये हमने निकाला कैसे था, आपको पता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दो सर्कल का, चाहे वो टच कर रहे हैं चाहे वो टच नहीं कर रहे, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, मान लो एक का सेंटर C1 दूसरे का C2, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो आपने यहां से देखा कि ये दोनों सर्कल जो है आपस में टच कर रहे हैं, तो C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी, C1 C2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर की वैल्यू क्या होगी, R1 और R2। तो इसको R1 प्लस R2 आप लोग लिख सकते हैं। अब ये आ गया माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो आपने देखा यहाँ से क्या आने वाला है 4R1 R2। कैसे आपने देखा, इसको सॉल्व करूंगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, इधर सॉल्व करूंगा तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R2 R2, तो आपने देखा माइनस 2R1 R2, और आपने देखा फिर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर जो है दोनों से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है बीच में। फिर आपने देखा 2R1 R2 माइनस ऑफ माइनस 2R1 R2, तो 4R1 R2 हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट R1 प्लस R2। पहले भी मैं इसको डेरिवेट कर चुका हूँ CHSL 2019 की किसी वीडियो में, ठीक है। तो आपने देखा कॉट ए क्या होता है, कॉट ए जो होता है वो tan 90 माइनस ए होता है, और राइट हैंड साइड में क्या है tan 2a माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो आपने देखा कि tan दोनों एंगल जो है वो कॉमन हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आपने देखा 3a की वैल्यू कितनी हो गई 135, a की वैल्यू कितनी आ गई 45। आपको बोला है tan a बताओ, मतलब tan 45 1 होता है। अब ये चीज भी मैं कई बार बता चुका, दोबारा बता देता हूँ। देखो आपको पता है एक थ्योरम होती है क्या, या आइडेंटिटी होती है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आपको पता है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ sec a माइनस sec b माइनस tan b, मतलब a प्लस b a माइनस b मैं इसको लिख सकता हूँ। तो आपको पता है क्या कि sec b माइनस tan b जो होगा वो 1 बाय sec b प्लस tan b के इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू आपको r दे रखी है, तो 1 बाय r जो है वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब sec b और tan b की अगर आपको कुछ वैल्यू दी है तो sec b माइनस tan b की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। और ऐसी सेम केस है कि अगर आपको sec b माइनस tan b की वैल्यू दी होती तो sec b प्लस tan b की वैल्यू जो होती है रेसिप्रोकल हो जाती। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा क्या, आपने देखा x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब जो है आपको कितना दिया है 36xyz, और आप देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3y का क्यूब, और आपने देखा ये क्या लिखा है 4y का क्यूब, और फिर आपने देखा ये लिखा है 3 इंटू एक्स इंटू 3y इंटू 4z, यहाँ पे 4z है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर a जो है वो x है, समझाने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ, एग्जाम में आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। ये चीज तभी पॉसिबल है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc तभी पॉसिबल है जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो आपने देखा a की वैल्यू कितनी मानी x, b की वैल्यू कितनी मानी 3y, c की वैल्यू कितनी मानी 4z इक्वल टू 0। तो ये वाला रिलेशन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एग्जाम में आपको लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट वैसे ही लिख के दिखाया मैंने, ठीक है। तो आपको पता है cos थीटा sin थीटा, दोबारा बोलता हूं, आपको पता है cos थीटा जो होता है वो क्या होता है sin 90 माइनस थीटा। तो ये क्या लिखा है sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, तो इसको मैं बोलूंगा क्या sin स्क्वायर 38 डिग्री। अब sin स्क्वायर 38 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 38 डिग्री आपस में कटेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है 5%, 10%, 15% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट बताए, मतलब सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट बताए। इन चारों को सॉल्व करके पहले आप पहले दो को सॉल्व कर लो, फिर लास्ट के दो को। आपने देखा कि अगर
किसी मार्क प्राइस पे मैं दो डिस्काउंट देता हूँ, क्या x% और y%, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो आपने देखा 5 + 10 - 5 × 10/100, और इसको सॉल्व करूंगा 15 + 20 - 15 × 20/100, तो आपने देखा 15, और ये कितना होगा 0.5। तो इन दोनों को सॉल्व करके, मतलब पहले दोनों को सॉल्व करके कितना रहा 14.5%, और ये आपने देखा ये 35 हो गया, ये 300/100 हो गया, ये 3 हो गया, तो 35 में से 3 गए, कितना हो गया 32%। अब पहले दोनों को सॉल्व करके ये आ गया, बाद के दोनों को सॉल्व करके ये आ गया, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपके पास सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट आ जाएगा या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट आपके पास आ जाएगा। तो 14.5 + 32 - 14.5 × 32/100, तो आपने देखा कि ये तो आ गया 46.5, ठीक है, ये आ गया आपका 46.5, और ये आपके पास आ जाएगा 4.64। तो इसको सॉल्व करके आपका आ रहा है 41.86% आपका आ गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आपको सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था, जो सबसे स्मॉलेस्ट हो, आपने देखा 2^25 सबसे स्मॉलेस्ट है, इसको कॉमन ले लिया, तो आपने देखा अगर इन तीनों में से इसको कॉमन लिया तो आपने देखा 2^25 की जगह क्या बचा 1, और फिर 2^1 बचा, और फिर 2 की पावर आपके पास 2 बचा, तो आपने देखा कि 2^25 1 + 2 + 4, तो ये कितना हो गया 4, 2, 6 और 1 7। तो ये नंबर जो है ये लिखा है, ठीक है। ये किस पे डिविजिबल है एग्जैक्टली, देखो आपने देखा 9 पे नहीं जाएगा, 6 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे जा सकता है, एग्जैक्टली काट देगा इसे। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको मैंने बताई थी एक चीज क्या, कि x - y का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर -4xy। देखो जिस तरीके से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं ना, उसी तरीके से करना, नहीं तो ना आप यहाँ पे 4ab जब आप लिख दोगे ना तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप इसको सॉल्व करने के चक्कर में आप लिखोगे a - 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू a + 2b का होल स्क्वायर -4 × a × b कर दोगे तो -4ab कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका बनेगा यहाँ पे 8ab। तो उसके लिए ये चीज लिखनी जरूरी है कि आप x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू x + y का होल स्क्वायर -4xy लिखें। अब x की जगह आप a डाल दें, ठीक है, y की जगह आप 2b डाल दें, ठीक है, आपसे यही पूछा ना, और यही यहाँ पे आपको गिवन है। तो आपने देखा x की जगह a, y की जगह 2b आपने डाला, तो आपने देखा a + 2b का होल स्क्वायर -4, x की जगह a, y की जगह 2b, तो यहाँ पे 8ab बनना है। आपने देखा a + 2b कितना 10 का स्क्वायर कितना 100, और यहाँ पे आपको दे दिया कितना 4 × 2ab, और 2ab की ही वैल्यू आपको गिवन है कितनी 9। तो आपने देखा 4 निम्न कितना होगा 36, तो 100 में से 36 गया तो कितना आएगा आपके पास 64। अब 64 का जो आपको पता है क्या, a - 2b की पावर कितनी है 2, तो आपने देखा इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। तो a - 2b की जो वैल्यू है, वैसे तो ±8 आएगी, पर आपको यहाँ पे मॉड भी लगा के दिया है उसने, तो आप मॉड से बाहर निकालोगे किसी चीज को, चाहे आप पॉजिटिव को निकालो तब भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को निकालते हो मॉड से बाहर तब भी पॉजिटिव आता है, सबको पता है चीज। अब ये क्वेश्चन तो देखो मैं करा के थक गया, बहुत आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक तो चलो हम लोग इसको कर लेते हैं फिर दोबारा, है ना, या फिर देखो मैं आपको आसान लैंग्वेज में थोड़ा और बताने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा ब्रेड्थ और पैरामीटर का क्या रेशियो है, आपने देखा ब्रेड्थ और पैरामीटर का रेक्टेंगल का रेशियो है 1:8, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेंथ और ब्रेड्थ का डायरेक्टली रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे, आपने देखा पैरामीटर जो होता है ना उसमें 2 लेंथ होती है और 2 ब्रेड्थ होती है, ठीक है। पैरामीटर जो होता है वो 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ के जोड़ के इक्वल होता है। आपने देखा कि ब्रेड्थ 1 की वैल्यू कितनी 1, तो 2 ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, पैरामीटर कितना 8। आपको पता है पैरामीटर में 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ होती है, आपने पैरामीटर में से 2 ब्रेड्थ घटाई, ठीक है, तो आपके पास 2 लेंथ की वैल्यू कितनी बची 6, तो 1 लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो कितना 3:1, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। तो आपने देखा लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना, आपने मान लिया लेंथ 3x ब्रेड्थ x, इसकी वैल्यू आपको 363 दे दी, ये एरिया। तो आपने देखा 3x² की वैल्यू कितनी 363, और अगर मैं इसको काटूं तो ये 121, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √121, जो कि 11 सेंटीमीटर। आपसे पूछा ब्रेड्थ बताओ, ब्रेड्थ तो थी ही आपके पास कितनी x,
अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन में बोला टेंजेंट एट पॉइंट ए ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, इंटरसेक्ट डायमीटर पी क्यू, डायमीटर है पी क्यू, उसको जब एक्सटेंड किया गया डायमीटर को, तो टेंजेंट जो है, जो सर्कल पे पॉइंट ए पे है, एक्सटेंड इसको इंटरसेक्ट करता है किस पे, पॉइंट बी पे, ठीक है। आपको बोला है एंगल बी ए पी जो है, ठीक है, आपने देखा एंगल बी ए पी जो है वो कितना 125 डिग्री। आपको बोला है एंगल ए क्यू पी बताओ, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा, ठीक है। पहली बात तो आपको एक चीज पता है क्या, कि रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री एंगल बनाती है। अगर ये 90 और पूरा एंगल बी ए पी जो है 125 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। आपने देखा अगर ये 35 हो गया ना, आपने देखा कि अगर ये 35 हो गया ना, तो ये भी 35 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है OP इक्वल टू OA, दोनों रेडियस है, तो ट्रायंगल OAP में अगर OP इक्वल टू OA है तो इनके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आपने देखा ये अगर 35 तो ये भी 35 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज इसमें देखी जा सकती है, क्या आपको पूछा एंगल AQP बताना, ठीक है। तो आपने देखा PQ जो है वो एक टेंजेंट है, सॉरी PQ जो है वो एक डायमीटर है। डायमीटर जो है सर्कमफ्रेंस के साथ कौन सा एंगल बनाता है? आप बोलोगे डायमीटर जो है सर्कमफ्रेंस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, मतलब एंगल PAQ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री। और आपने देखा ट्रायंगल APQ की अगर मैं बात करूं, एक एंगल 90 का, दूसरा एंगल 135 का, सॉरी एक एंगल 90 डिग्री का, दूसरा एंगल 35 डिग्री का, तो तीसरा एंगल किसके इक्वल होगा, 55 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा चेक करता हूँ इसको, क्योंकि पहली बार ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं इसको। सही है, 55 डिग्री हो जाएगा, है ना। समझ गए ना आप कैसे होगा। आपने देखा पहले तो क्या कि जो रेडियस होती है टेंजेंट के साथ कितने डिग्री बनाती है, 90। अगर एंगल BAP जो है आपका 125 डिग्री है और एंगल BAO आपका 90 डिग्री हो गया, तो एंगल OAP कितना होगा, 35। अगर ये 35 तो एंगल OPA भी 35 हो जाएगा, क्योंकि OP इक्वल टू OA। अब आपने देखा ट्राइंगल APQ में एक एंगल हमें पता है 35 और दूसरा एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि PQ डायमीटर जो है सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना रही है, एंगल PAQ तो 90 डिग्री हो गया, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली आपके पास 55 आ गया, जो कि एंगल AQP हो जाएगा, AQP हो जाएगा, AQP, ठीक है। तो आपको दिया है, देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना, मतलब ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। देखो आपने देखा XY है, ठीक है, इक्वल टू 6, तो 6 अगर मैं यहाँ मानूँ तो आपने देखा कि 6 इंटू 1 अगर मैं करूँगा तो आप देखोगे कि 6 इंटू 1 6 होगा, और फिर यहाँ पे अगर x की वैल्यू अगर मैं 6 रखूँ तो आप देखोगे गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना, 36 इंटू 4 कितना होगा, 144। अगर मैं 1 इंटू 6 मान लूँ, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6, तब जाके सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, तो 4 और 36 40। या फिर अगर मैं 3 इंटू 2 मान लूँ, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तब भी जाके ये सेटिस्फाई कर जाएगी, क्योंकि x का स्क्वायर करूँगा तो 9 इंटू 4 कितना, 36, और फिर y का स्क्वायर तो आपने देखा आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। और अगर मैं इसमें रखूँ तो आपने देखा 2 इंटू 1 प्लस 6 कितना आएगा, 8 आएगा, और फिर 2 इंटू 3 प्लस 2 रखूँगा तब भी आपका 8 आएगा। तो मतलब 8 जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 पे, और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 पे, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है 2x प्लस वाई आपको निकालना है। तो 2x प्लस वाई का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो आप क्या देखोगे, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। तो आपने देखा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है, 4xy कितना हो जाएगा, आपने देखा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 40, और 4 इंटू 6 24, तो ये कितना हो गया, 64। तो 2x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 64। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 64। तो 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, √64, जिसको मैं क्या बोलूँगा, 8, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है बहुत अच्छे से, आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, पिछली बार लेंथ जो थी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की 12 गिवन थी, अब की बार 18 गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला इफ P% ऑफ द डिमांड ऑफ द
आइटम फॉर कंपनी U इज इक्वल टू द प्रोडक्शन फॉर कंपनी Z, ठीक है, तो P की वैल्यू बतानी है। तो आपने देखा 6000 का कितना परसेंट है प्रोडक्शन ऑफ कंपनी Z, जो कि कितना है 4500, तो 6000 का 4500 बताना है कितना परसेंट है। तो आपने देखा ये गया 4 पे, ये गया 3 पे और ये गया फिर 25 पे, तो x की वैल्यू जो है 75 आ जाएगी, मतलब 75% है, ठीक है। p परसेंट था तो x की वैल्यू आप p मान लो यहाँ। क्वेश्चन बोला द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बाय द कंपनी इन द ईयर 2005, 6 एंड 8। तो आपने देखा 5, 6 और 8। अगर मैं यहाँ पे टोटल करूँ तो आप देखोगे 180 आ जाएगा, 60 प्लस 45 105 प्लस 75 180 टू द टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 2001, 2002, 2003 एंड 2004। तो आपने देखा कि यहाँ से आ गया 90, 90 प्लस 40 130 और 20 कितना 150, तो ये 30 पे जाएगा, 6:5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला इन विच ईयर वॉज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन डायमंड एक्सपोर्ट कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको 2014 गिवन है, तो 2014 में कितना इंक्रीमेंट आया आपने देखा 0.9 का आया, किस पे 11.5 पे, ठीक है। तो आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू है आपके पास वो आ जाएगी और उसके बाद 2009 में कितना आएगा, तो आपने देखा 1.3 का इंक्रीमेंट है 7.2 पे। आपसे ये पूछा है ना कि परसेंटेज इंक्रीज मैक्सिमम कौन से साल में होगी उसके प्रीवियस ईयर के हिसाब से, तो आपने देखा 2009 में 2008 से जो होगा इंक्रीमेंट होगा तो कितना इतना हो गया, फिर 2010 में 2009 से कितना होगा, आपने देखा 1.3 और 8.5 100%। तो आपको पता है ये वैल्यू डिनोमिनेटर में कम है, मतलब इसकी फ्रैक्शन जो है बड़ी होगी इससे, तो ये तो वैसे ही कट गया, ठीक है। फिर 2012 में तो आपने देखा डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट तो हो ही नहीं रहा, सॉरी 2012, अच्छा 2011 से 2012 ना, तो आपने देखा कि 0.9 इंक्रीज हुआ, किस पे 10.9 पे। तो मुझे तो यही वैल्यू बड़ी लग रही है ना, क्योंकि इनका आप देखो तीनों में से इसका न्यूमरेटर भी ज़्यादा है और तीनों में सबसे कम इसी का डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। तो अगर मुझे किसी फ्रैक्शन को बढ़ाना है तो या तो मैं उसका डिनोमिनेटर डिक्रीज कर दूं या न्यूमरेटर इंक्रीज कर दूं, इसमें दोनों केस हो रहे हैं, क्या न्यूमरेटर भी तीनों में सबसे ज़्यादा है और डिनोमिनेटर भी तीनों में सबसे कम है, तो यही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप सॉल्व करके देखोगे तब भी आपका आंसर आएगा, परसेंटेज अगर निकाल के देखोगे तब भी आएगा। बाकी ये चीज़ भी आप समझ सकते हो कि अगर मुझे कोई फ्रैक्शन को इंक्रीज करना है, मान लो ये फ्रैक्शन है x, इसकी वैल्यू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अगर मुझे इसको बढ़ाना है तो मुझे न्यूमरेटर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर जो है घटाना पड़ेगा। इस वाले केस में डिनोमिनेटर सबसे कम है और न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द डायमंड कंपनी, द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द डायमंड्स वॉज क्लोजेस्ट टू 12 करोड़, ठीक है। तो आपने देखा कि 2010 और 2011, तो आपने देखा एवरेज जो है ना वो 10 के आसपास आएगा, हमें चाहिए 12 करोड़। फिर 2011 से 2012 तो आपने देखा ये कुछ आएगा आपका 11 के आसपास। फिर 2012 से 2013 तो ये आएगा कुछ 11.65 के आसपास, है ना। और इसको देखो तो ये आएगा कुछ 11.95 के आसपास आ रहा है, तो सबसे नियरेस्ट तो यही है, क्लोजेस्ट जो है वो यही है। 2013 से 2014 का जो पेयर है यही सबसे नियरेस्ट है, ठीक है ना। 11.95 करोड़ वैल्यू आ रही है जो कि 12 करोड़ के सबसे पास है सॉरी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव ने जो भी तैयारी कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर मेंशन कर देना।
फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहे, तैयारी करते रहे। थैंक यू।